पढ़ा बबुआ मन से, पढ़ा बबुआ मन से, पढ़ई ऐसे शान बा, पढ़ा बबुआ मन से। आधुनिक खेती भइल, आधुनिक खेती भइल, नयन पढ़ किसान बा, पढ़ा बबुआ मन से, पढ़ई ऐसे शान बा, पढ़ा बबुआ मन से। पिताजी हमारे पहलवान रहे, जोड़ी और कुश्ती के बड़े अच्छे पहलवान रहे अपने जनपद में। एमटेक में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडलिस्ट रहा। बिरहा की तरफ जो आपका रुझान है वो कैसे बना? बिरहा तो गवारन कहो, बिरहा हिरन कहो, इस भ्रम को, इस भ्रांति को मुझे तोड़ना था। आपने किस गायक को सुना या किन गायकों को सुना जी जिसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा? सबसे पहले चंद्रिका कवि की तरफ प्रभावित हुआ। अच्छा। कि मेरे मतलब दिमाग में ये सेट हो गया उस समय कि इनकी जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी है। एक ऐसे दौर में जहाँ फुहड़ता ही बिरहा का मूल्य बच गया है जी, वैसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं? मैं बेशक पूरी तरह कांटों को साफ न कर पाऊं, लेकिन इतना श्योर है कि मैं कांटों से 100% बच सकता हूं। जिस समाज से गायक निकलते हैं उसी समाज को अपने सम्मान और अधिकार के लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी है जी। तब ये सारे लोग जिस तरह की हरामियत पर उतर गए हैं उससे लगता है कि बिरहा की कोई भूमिका नहीं रह गई है। बिरहा आप ये गाइए कि अपने बिरहा से आप समाज को क्या संदेश दे सकते हैं। क्या बिरहियों को कभी ये समझ में आता है कि उनके समाजों को एम्पावर करने वाले जो संस्थान हैं जी, वो संस्थान लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, उसमें उनकी कोई भूमिका है बचाने की? बिरहियों का इसमें रोल होना चाहिए कि जो सच्चाई है उससे जमाने को अवगत कराओ। तो आप भविष्य में क्या गाएंगे, कैसे अपने समाज की सेवा करेंगे आप? कहा जाता है कि बिरहा ने तमाम सारी विधाओं को अपने में समेट लिया। किसी जमाने में कजरी के बहुत सारे घराने हुआ करते थे, लेकिन जब बिरहा का रुतबा बढ़ा और बिरहा का चलन बढ़ा, बिरहा का जलवा बड़ा बन गया, तब तमाम सारे कजरी घराने बिरहा लिखने और गाने पर आए और ढेरों लोग कजरी विधा छोड़कर बिरहा में आ गए। किसी जमाने में धनई और खरुल्ला की नाच का वो जलवा था कि 10-10, 20-20 गांवों के लोग जाते थे उनको देखने और लाठी गोली भी चल जाती थी। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, पूर्वांचल की, खासतौर से बनारस के आसपास जो 10-20 जिले हैं वहाँ के रुतबे की बात। भाड़ों की एक परंपरा लखनऊ में भी हुआ करती थी और बनारस में भी हुआ करती थी, लेकिन बिरहा इस कदर परवान चढ़ा कि धनई और खरुल्ला इतिहास की वस्तु बन गए, इतिहास का नाम बन गए और उनकी टीमों से बहुत सारे साजिंदे बाजिंदे बिरहा की तरफ मुड़ गए और बहुत सारी औरतें जो नाचती थीं, गाती थीं वहाँ, वे भी बिरहा की तरफ आईं। उनमें कई महत्वपूर्ण गायिकाएं जो पहली पीढ़ी की हैं उधर से ही आई हैं और बिरहा एक ज़माने में वह आलम था कि रामदेव बुल्लू अगर बारात में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है तो शादियों की तिथियां बदल दी जाती थीं। ये सारे लोग स्वशिक्षित लोग थे, स्वाध्याय से बने हुए लोग थे। उन्होंने समाज से सीखा, समाज को संबोधित किया, समाज की मर्यादाओं को अपने साथ उन्होंने जोड़ा और उसको बचाए रखा और बाद में पढ़े लिखे लोग भी बिरहा की तरफ आने लगे। अनेक लोग थे उस ज़माने के जिन्होंने बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, बड़ी नौकरियां भी पाईं, लेकिन वे बिरहा के कवि बने या बिरहा के गायक बने। उन्होंने अपने जलवे बिखेरे। वर्तमान पीढ़ी में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। कई लोग पुलिस प्रशासन की सेवाओं में हैं, वे भी बिरहा गाते हैं, अच्छे गायक हैं। कई लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ हैं, वे भी लिखते पढ़ते हैं, वे भी कोशिश करते हैं कि अपनी सीमाओं के अंतर्गत गाएं
शिक्षकों की तो एक कतार ही है जो बिरहा गाती है, और कई लोग उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सेवा में हैं, वे भी बिरहा गाते हैं। ऐसे ही गायकों में एक महत्वपूर्ण युवा गायक इंजीनियर सुनील यादव, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद फिलहाल वे एक उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक हैं। वे लगातार बहुत अच्छा बिरहा गा रहे हैं, और उनका बिरहा इस बात का सबूत है कि वे श्रोताओं के उस हिस्से को संबोधित करना चाहते हैं जो बिरहे की रसिया रही है। उन्होंने चालू मुहावरेबाजी का सहारा लेकर लोकप्रिय होने का कोई जुगत नहीं लगाया, बल्कि वे बिरहे की पुरानी परंपरा में काफ़ी कुछ जोड़ना चाहते हैं। आज वे हमारे साथ हैं, बनारस आए तो उन्होंने सूचित किया और हम आज मिल रहे हैं। सुनील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बनारस कैसे आना हुआ आपका अभी? बनारस सर दूरदर्शन केंद्र में कुछ काम था रिकॉर्डिंग से संबंधित। जी जी जी। उसी सिलसिले में। आपका जन्म कहाँ हुआ सुनील भाई, और कब हुआ? सर मेरा जन्म 2 जुलाई सन 1988 ग्राम वो पोस्ट कुसमही, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर में हुआ। अच्छा। तो उस पठारी इलाके में पैदा हुए आप, और पढ़ाई लिखाई सर हमने स्कूलिंग अपनी प्राइमरी पाठशाला अपने गांव से किया, प्राथमिक विद्यालय कुसमही से 5 तक। फिर उसके बाद 6 से कक्षा 12 तक श्री महाराणा प्रताप आदर्श इंटर कॉलेज सतीधाम रायपुरी चुनार मिर्जापुर से किया। उसके बाद सर बीटेक किया हमने AKTU से। फिर एमटेक किया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, और गवर्नमेंट में एमटेक में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडलिस्ट रहा। क्या बात है, वाह। और फिर उसके बाद सर गेट के थ्रू फिर हमने एडमिशन लिया PhD में, पार्ट टाइम NIT पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। और PhD मेरी चल रही है, अब अपने आखिरी चरण पे है। जी। और उसके साथ साथ अपना एज असिस्टेंट प्रोफेसर स्केल 3 पर काम कर रहा हूँ गलगोटिया इंजीनियरिंग संस्थान में। जी, बहुत बहुत अच्छा और बहुत खुशी की बात है ये। इतना उच्च शिक्षा लेने के बाद जी बिरहा की तरफ जो आपका रुझान है वो कैसे बना, और जिसको गंवारों का गाना लोग कह के अपने को बहुत वो सवर्ण साबित करते थे, जी, उस गाने की ओर आपका रुझान कैसे बना, कैसे दिलचस्पी जगी, और किसको सुनते रहे आप किसका गाना जी कि आपको लगा कि मुझे भी गाना चाहिए? सर बेसिकली एक लाइन जो आपने कहा कि बिरहा गवारों का, ये बचपन में जब मैं था तो मुझे ये ऐसा प्रतीत होता था तो मैं बच्चा, लेकिन चीज़ें मुझे महसूस हो जाया करती थी कि अरे बिरहा तो गवारन कहो, बिरहा अहिरन कहो। तो इस भ्रम को, इस भ्रांति को मुझे तोड़ना था। मैंने उसी समय सोच लिया था। खैर मुझे मालूम था कि 1 पीपल कैन नॉट चेंज द होल रिजल्ट, लेकिन मैंने कहा इट मे चेंज द रिजल्ट। भाई हम प्रयास करेंगे, ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। भाई हम प्रयास करें, जो होगा देखा जाएगा। तो शुरू के दिनों में सर पिताजी हमारे पहलवान रहे, जोड़ी और कुश्ती के बड़े अच्छे पहलवान रहे अपने जनपद में। तो पिताजी जब खेती किसानी बैलों से खेत में हेंगा उंगा मारते थे तो हमें भी बैठा लेते थे हेंगे पर। अच्छा। और वो हेंगाते समय कुछ गा रहे होते थे, चाहे मिर्जापुरी कोई कजरी गा रहे हैं, चाहे कोई बिरहा की धुन या उसका भाव ही गा रहे हैं। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। मैं बड़ा मतलब आदर्श तो मेरे पिताजी थे ही शुरू से, और जब पिताजी को ये करते देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मेरे अगल बगल जो बैकग्राउंड था वो बिरहा का था, जैसे ट्रकों रोकों में गाना बजना या घर पे गाना बजना तो बिरहा ही बजता था। और अगल बगल बिरहा का प्रोग्राम भी उस समय बहुत होया करता था। मैं छोटा रहता था, लोग नहीं भी जाने देते थे कि छोटा कहाँ जाएगा। तो जब लोग सो जाते थे मैं चोरी से भाग जाता था। नहीं कुछ मिला तो अपने कुसमी मेन रोड पे ही मेरा घर है, तो कुसमी से चुनार भाग जाता था, 7 किलोमीटर पैदल ही जाया और रात भर सुना, भोर में ही फिर भाग आके वापस हो जाता था। तो इस तरीके से मेरे अंदर ललक लगी। और जब मैं कभी आकाशवाणी से या रेडियो से गाना सुनता था या कहीं कैसेट में ही या मंच में ही सुनता था, तो मुझे लगता था कि यार अगर वो कलाकार थोड़ा डाउन पड़ता था या बोलने उनमें कुछ गड़बड़ा जाता था तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक
फ्रस्ट्रेशन काइंड कह लीजिए, या मतलब एक मन का उद्गार जो था वो हिलोरे मार रहा था कि मुझे बस मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव था परिवार का, खास तौर से मेरी माता जी, मेरे जो चाचा हैं बच्चा लाल है, तो वो एनटीपीसी में उस समय यही थे, शक्ति नगर में। तो चाचा के जो बच्चे थे वो इंजीनियरिंग लाइन में थे, मैं छोटा था, तो मेरी माता जी भी यही चाहती थी कि ये भी इंजीनियरिंग लाइन में जाए। और लेकिन मेरे पिताजी चीज़ों को समझते थे, वो कहते थे तुम दोनों करते रहो, अपना पढ़ाई भी करो और इस पे भी ध्यान दो। तो समयानुकूल जब भी, जैसे मैं गांव में आया, कोई कार्यक्रम चल रहा है जी, तो उसमें हमें रात भर सुन रहा हूँ, सुबह मिल जाता था मौका, रे लिखवा गवावा लिखवा के, तो मैं अपना उसी अंदाज में गाता था। फिर लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि नहीं तो वो तो बहुत बढ़िया गा रहा है, ऐसे ऐसे करके इनाम उनाम मिलता था। तो फिर हमें पैसे की लालच तो नहीं, लेकिन हमें प्रोत्साहन बड़ा अच्छा लगता था। कहीं जैसे जाते थे, अरे वो छोटका लिखवा बड़ा अच्छा गाना गा वाला। जी, तो इस तरीके से सर ये मेरे मन में आई। फिर जैसे मैंने ये सिलसिला तो मेरा करीब सन 1998-99 से ही शुरू हो गया, धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता बढ़ता जी। लेकिन जब मैं इंटर पास किया तो इंटर पास करने के बाद थोड़ा खुला, मैं पार्टी उटी रिहर्सल वेहर्सल रियाज करना है सब शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब बीटेक करने चला गया तो ये चीज़ें बंद हो गई, लेकिन मेरे मन में थी, मैं नहाते समय खाते समय या अपने मन में तो मुझे चलता ही था। फिर जब मैंने बीटेक कर लिया उसके बाद फिर जॉब करना शुरू कर दिया, एज ए लेक्चरर पढ़ाना शुरू कर दिया वहीं गाजियाबाद में। फिर 2 साल पढ़ाया, फिर उसके बाद एमटेक में लिया एडमिशन। फिर एमटेक फर्स्ट ईयर के बाद से ही मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। 2016 से मैं खुल करके फील्ड में आ गया और प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, और तब से वो कारवां। बहुत अच्छा आपने जैसा बताया, गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कोहकन नक्कासे तिमसाल सीनी था सद, संग से सरमार कर पैदा न होवे आशना। मने जो फरहाद था वो शीरी की तस्वीरें बनाया करता था जी और उसकी तस्वीरें बनाते बनाते उसको प्रेम हो गया। प्रेम इतना बड़ा बना जी कि जब शीरी के पिता ने कहा कि जाके रेगिस्तान में नहर बना के आओ तब जी। शादी करूंगा तुमसे, तो नहर बनाने चल गया। जी और नहर बना के जब पूरा किया तो उसके शीरी के पिता ने कहा कि अरे तो बना लेगा तो हमको अपना वचन हारना पड़ेगा। तो उसने एक कुटनी को भेजा, बुढ़िया को, कहा कि जाओ इसको बोलो कि कुछ इसका मन बदलो। तो बुढ़िया गई तो उसने कहा दीवाने हो, एकदम पागल हो, अरे जिसके लिए नहर बना रहे हो वो तो गई किसी और के साथ। अब उसको भरोसा हो गया और उस भरोसे पर उसने उसी फावड़े से काट कर अपने आप को खत्म कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई माथा फोड़ ले और कहे कि मैं आशिक हूँ तो नहीं, जी आशिक बनने के लिए अंदर से कुछ न कुछ चाहिए, अंदर से चल रहा था ऐसा। बिल्कुल आपने बताया जी, आपने परिवार के बारे में बताया, तो पिता के बारे में बताया, लेकिन आप अपने पूरे परिवार के बारे में बताइए कि कौन कौन लोग थे, कैसे लोग थे, आपके साथ क्या रवैया था जी, और घर में किस तरह का राग बिराग था। जी जी सर, हमारे परिवार में जब से मैं होश संभाला तो हमारी दादी थी जी, और चाचा का परिवार तो ड्यूटी पे ही रहता था, और हमारे घर में पिताजी थे, माता जी और हमारी 2 सबसे बड़ी बहनें थी। उसके बाद हम 4 भाई और मैं सबसे छोटा मैं रहा। फिर इसमें पढ़ाई लिखाई का सिलसिला चलता रहा, हम लोग ज़मीनी बुनियाद से जुड़े रहे, खेती किसानी, समय पे जो भी काम आता था वो हम चारों भाई मिलकर करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ब्लड में तो सारी चीज़ें थी और ये चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे से जो बड़े वाले भाई हैं, मतलब नीचे से दूसरे नंबर के, बबलू या तो सुरेंद्र भैया, वो उनके अंदर एक गायकी का बहुत ज़्यादा ललक था। वो गाने का प्रयास किए, हमारे गांव के ही कलाकार हैं लक्ष्मीकांत, तो उनके यहाँ वो जा करके रिहर्सल करना शुरू कर दिए जी। लेकिन और फिर कभी इनके साथ मैं चला गया, तो वहाँ पे जब मेरे से लोग गवाए तो बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया गा रहा है, इसका स्वर वर सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम ऐसा करो कि तुम बड़े हुए छोटा इसी को गवाने का वो करो। तो एक समर्पण तो वही हो गया भाई का, और मुझे कहीं ना कहीं बल मिला कि चलो भाई लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और पिताजी का भी सपोर्ट था जी। फिर इस तरीके से चलता रहा। फिर भाई में जो सर हमारे जैसे बड़े भाई हैं, फिर दूसरे नंबर के जो भाई हैं संजय भैया, वो सन 2013 में मतलब मेरे घर से ही, पिताजी का खुद का ट्रांसपोर्ट भी था और हमारे यहाँ एक खदान पटिया उटिया काम होता था जी। तो पटिया ले करके और खुद गाड़ी ड्राइव करके खलासी के साथ चले गए मोहनिया बिहार में, और वो वहीं मोहनिया बिहार से लापता हो गए सन 2013 में ही। अरे 21 मार्च 2013 था। और पिताजी सीधे साधे आदमी, वो मतलब जब किसी पे नेम्ड FIR नहीं किए, वो
उसकी अज्ञात में हो गया मामला। अज्ञात में हो गया, दयालुता पे आगे खलासी कि बिलख रो रहा है कि हम खाना खाने चले गए, हमें पता नहीं, नहीं। लेकिन उसको पुलिस ने क्यों उस पे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, ये सवाल है। हाँ, ये FIR अगर अज्ञात में भी थी जी तो अज्ञात को खोजते खोजते लोग उन तमाम सारे ज्ञात तथ्यों की तरफ जाते ही हैं, जी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब वही सर कुछ सरकारी तामझाम जो हम जिस कुरीतियों को अच्छा करना चाह रहे हैं कि हमारा देश अच्छा हो, सब कुछ चीज़ें अच्छी हों, तो कोई शासन प्रशासन और कुछ अब उसमें इंटरनल जो भी व्यक्ति शामिल था थोड़ा अपना कर करके इस तरीके से चीज़ों को ढीला, मतलब काफ़ी ढिलाई में हो गया। दुखद मामला है। हाँ, बहरहाल बहुत दुखद बाकी और भाई हाँ, आपके? फिलहाल में सर हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम दिखते हैं जी। और उनसे छोटे जो भाई हैं तो उनकी परिवार बच्चे हैं घर पे, और उनसे छोटे जो भाई हैं वो भी ट्रक ट्रांसपोर्ट अपना देखते हैं, खेती बाड़ी। बाकी मेरा सर यही गायकी और अपना। तो घर में जो माहौल था वो एक तरह से गाने का था और ख़ास तौर से लोकगीत गाने का। हाँ, तो बिरहा का जो बहुत उज्जवल पक्ष है जी वो इसके बड़े गायक हैं। हम जिस पीढ़ी के गायक को सुनते हैं जी उस पीढ़ी के गायक की छाप हमारे मन पर बैठती है। जी। जैसे मैंने पारस बिरजू से लेकर रामदेव, बुल्लू, हीरा, मंगल कवि और तमाम सारे लोगों को सुना है जी और बहुत सुना है, जी। तो उनकी छाप हमारे मन पर है। राम कैलाश जी को सुना है, हैदर अली को सुना है, तो उनकी छाप हमारे मन पर बहुत है, गहरी है। जी जी। आपने किस गायक को सुना या किन गायकों को सुना जी जिसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा? सबसे पहले तो सर मेरा जो रुझान था तो मैं ऐसा ढूंढता था कि जो बिल्कुल और अच्छा गाना हो, मतलब लेखनी। तो मैं सबसे पहले चंद्रिका कवि की तरफ प्रभावित हुआ। अच्छा। कि मेरे मतलब दिमाग में ये सेट हो गया उस समय कि इनकी जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी हैं और ये मतलब बहुत इसमें आनंद है। लोग क्योंकि चर्चा भी करते थे, जैसे कोई गायक आया और चंद्रिका कवि का गाना गा दिया तो लोग पहले कहते थे अरे चंद्रिका कवि का गाना गाया, और उनका तो एक तो उधर गया। और बाकी गायक में परशुराम उस्ताद, मंगल उस्ताद और ये जो है विश्वनाथ उस्ताद, ये इन लोगों का जो है गाना मुझे, हमारे मोहन उस्ताद चुनार के, उनका ये सब मुझे बहुत अच्छा, बल्ली उस्ताद अपने सोनभद्र वाले। जी जी। तो ये सब जो हमसे मतलब काफ़ी पहले वाले पीढ़ी के लोग रहे, बालचरण उस्ताद, तो इन लोगों का हमारे आसपास बिरहा हुआ करता था, दंगल में वो सब हुआ करता था। तो हमें इन लोगों का मतलब मैं अलगाव मेरा उधर हुआ कि जो लोग बिल्कुल सही गाते हैं, मतलब कोई उसमें सांस्कृतिक प्रदूषण है ही नहीं, बिल्कुल सांस्कृतिक प्रदूषण से मुक्त चीज़ों को गा रहे हैं और पब्लिक सुन रही है, झूम रही है, वो मुझे अच्छा लगा। फिर उन कलाकारों की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ, फिर उनके गानों को मैं ज़्यादा सुना, ज़्यादा उनको सुना। इस तरीके से आपने अपनी दिलचस्पी बनाई। पढ़ाई आपकी चल रही थी, एक दबाव था कि हमको भी कुछ बनना है जी, और दिलचस्पी आपकी इधर है, तो दोनों के बीच संतुलन कैसे आप साधते थे? हाँ, तो उसमें सर ये होता कि अब पढ़ाई के समय तो मतलब बहुत खुल करके मंच नहीं गा पाया, लेकिन जब मैं नौकरी में आ गया तब मैं फ्री हो गया कि मतलब अब तो हम गा सकते हैं। तो वहीं करीब 2015 में 15-16 में हमने एक गाना हमारा वायरल हुआ था, एक मतलब एक कार्यक्रम हमारा था, उसमें हमने रामदेव और बुल्लू उस्ताद वाली धुन गा करके लोगों को बताया था कि उस्ताद लोग ऐसे गाते थे, और वो मेरा गाना बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों तक गया। जी जी। फिर उस गाने को सुन करके हमारे जौनपुर के कवि जी हैं सुरेंद्र नाथ यादव, जो मुंबई में अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, फिर उनका हमारे पास फ़ोन आया, तो वहाँ से हमें एक और मजबूत कड़ी मिल गई कवि के रूप में। फिर कवि जी के गुरु हैं राधे श्याम कवि, वो भी जौनपुर के ही हैं, वो जौनपुर में ही रहते हैं। फिर अब हमें 2 कवि मिल गए और फिर कार्यक्रम होता रहा उसी सिलसिले में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी इंटरनेट के ही माध्यम से ये यहाँ पे शंभू उस्ताद के भतीजा हैं रामधार भाई, वो भी मुंबई में रहते हैं, नौकरी करते हैं, बिरहा से बड़ा लगा, उनके पिताजी भी किसी जमाने में बिरहा गाया करते थे। ये बहदिया जो शंभू उस्ताद वगैरह, रामधार जो बम्बई में रहते हैं। जी जी जी, ठीक ठीक। तो अब हमारी एक चैन बन गई, मतलब राधे श्याम, सुरेंद्रनाथ, रामधार, ये तीनों लोग अपना गाना किस विषय वस्तु पर लिखना है, क्या करना है, कौन सा साहित्य डालना है, कौन सा
अपने पास होना चाहिए। पुराने लोग गाते थे तो अपने पास है या नहीं है, उसको लाना है। तो अब हमारी एक चैन बन गई, तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं होता है। जैसे कुछ भी पर होगा तो विचार विमर्श करके गाना बन जाएगा, फिर वो गाना हमें मिल गया, हमें अपने हिसाब से उसको फिल्टर आउट सेट करके अपना कार्यक्रम है तो गया कार्यक्रम में गा दिया, तो कैसेट है तो कैसेट। आप सबसे पहले आपकी जो शुरुआत हुई प्रोफेशनली, जी जी। तो वो चौकी पर हुई या स्टूडियो में? नहीं नहीं, मंच पे। मंच पर कहाँ जी, पर? मंच था सर वो वैसे तो मतलब वो था रुदौली में, ये अपना जो बनारस वाला रुदौली जी है, जी जी। वहाँ पे था, एक शादी में था। हम्म, वो वहाँ पे मैं गया था, इसको बिरहा को मतलब बारात करने गया था, लेकिन लोग वहाँ पे जब मुझे देखे तो बोले कि नहीं यार गाओ तुम। तो वहाँ मैं गाया, बढ़िया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद तुरंत मेरा एक प्रोग्राम रख दिए चुनार में। अच्छा। और वो चुनार में प्रोग्राम रखे तो वो प्रोग्राम नीतूराज जी के साथ था, तो गाए बढ़िया से। फिर उसके बाद तुरंत बिंदु बाबरी से प्रोग्राम रख दिए, फिर सुरेंद्र यादव उस्ताद बलिया वाले से, फिर डॉक्टर मन्नू भैया से, फिर ऐसे वो सिलसिला चल दिया। फिर बल्ली उस्ताद, बालचरण, सुदाई राम, ये सब ऐसे मतलब चलता रहा। फिर अब तो मतलब लगभग परशुराम उस्ताद और ऐसे करके अब तो मतलब अभी तो हैबिट बन गया, अब तो हैबिचुअल हो गया, कोई मतलब वो। और डर भय तो मुझे शुरू से ही नहीं था, और पढ़ाई लिखाई चुकी थी तो गाना मेरे लिए तैयार करना, याद करना आसान था। विषय वस्तु पर किस पे गाना है, कैसे गाना है, ये सब था। और कैसे गाना है, कैसे बोलना, बताइए, तो बचपन से ही था अंदर कहीं ना कहीं। तो बस ये तो फिर ये कारवां चल निकला सर। हाँ। तो किसके किसके साथ मुकाबला आपने किया? मुकाबला तो सर कई बार हमने बल्ली उस्ताद के साथ, जो सोनभद्र वाले हैं जी, कम से कई बार। और उसके बाद सुमित्रा नंदिनी प्रयागराज की एक बार थोड़ा इधर आया हल्ला बनारस में कि साहित्य गा रही हैं और गाती भी हैं, तो उनसे लगातार 3 बार कार्यक्रम हुआ। सुमित्रा नंदिनी पर राम कैलाश जी का प्रभाव थोड़ा है। हाँ 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 हाँ। और वो इस नाते उनके पास जो लोक भाषा है, जी जी, वो बहुत सधी हुई जबान हाँ, में उसको व्यक्त करती हैं। जी जी जी। और मुझे लगता है कि गायिकाओं में वे काफी हद तक जो है, हाँ जो लोक संस्कृति है उसको आगे ले आती हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर जी। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर मन्नू भैया से और पंडित परशुराम उस्ताद से, और मतलब अब तो बहुत लोग हैं सर उसमें लिस्ट में, मतलब जो नाम नहीं भी याद है, क्योंकि कार्यक्रम लगता रहता है। अब हमारा ड्यूटी में भी शनिवार रविवार परमानेंट बंद है, बाकी छुट्टियां रहती हैं। और गाने का इतना जुनून है कि अगर अच्छा कार्यक्रम लग गया तो मैं चला आता हूँ, अपना करके फिर निकल लेता हूँ। तो अभी भी आगे के कार्यक्रम है, बालचरण उस्ताद से, रजनीगंधा जी से, रजनीगंधा से अभी पीछे ही था कार्यक्रम। तो इस तरीके से है, पंकज पुजारी वगैरह, नए पुराने, मतलब नए पुराने मिश्रण में सब मिलता रहता है। हमारे पास फ़ोन भी आता है कोई का कि भैया किसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, कोई लेडीज़, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं सबके साथ कंफर्टेबल हूँ, आप सामने वाले को लाइए, बाकी हम। अभी महिलाओं के साथ पुरुषों का जो गायकी का संबंध है जी, वो मुझे नहीं लगता कि जो गायकी में जैसे पहले कव्वालियां हुआ करती थी, जी जी, जिसमें महिला एक अपना पक्ष रखती थी और पुरुष भी अपना पक्ष रखता था, और एक दूसरे को बढ़त लेने की इतनी गहरी वो थी कि कई तरह की ऐसी भावाभिव्यक्तियां वो करते थे जिसमें पुरुष अपनी भूमिका और अपना अधिकार जताता था, महिलाएं भी अपनी भूमिका और अपना अधिकार जताती थी। लेकिन लोक में वे चीजें आकर थोड़ा सा विभत्स होती जा रही हैं। जी, महिला और पुरुष गायक प्रायः यौनिक इशारों का सहारा ज्यादा लेने लगे हैं। जी बिल्कुल। और इस प्रकार जो कथन है उस कथन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। बिल्कुल। और दूसरी चीज यह है कि पुरुषों में बहुत सारे गायक जो है वो लीक वाले गाने गाते हैं। मैंने लगभग सभी लोगों से ये पूछा कि भाई किसान मजदूर कितने हैं, महिलाओं से ये पूछा कि आपके गाने में महिलाएं कितनी हैं, तो ये इसका उत्तर नील बटा सन्नाटा मिलता है। जी, वो नहीं है जी, और यहीं से बात बिगड़ती चली जाती है। जी, सुरेंद्र यादव और मीरा मूर्ति तो इतने अश्लीलतम ढंग से उसको ले गए हैं जी, कि अगर वे मंच पर ही एक दूसरे के साथ नंगे हो सकते, इतनी इजाजत होती उनको तो हो जाती, लेकिन वो शायद उतना लोक लाज बचाए हुए हैं या डरते हैं
तो नहीं नंगे हो रहे हैं, लेकिन अगर उनको लोकलाज न होती और डर न होता तो नंगे हो जाते। पैसा कमाने की इतनी ललक है, लोगों को प्रभावित करने की इतनी ललक है। कुछ नई लड़कियां हैं जो नाच रही हैं जी और वो अपने आंगिक इशारों से इतना ऐन्द्रिक अभिनय करती हैं जी जी कि जैसे लगता है कि वे कुछ और ही कर रही हैं। और वहाँ जो लोगों का, क्योंकि देखिए एक गाना गणेश अखाड़े में किसी कवि ने लिखा कि मन को मारो मर जीने वालों, तब मर जाना सूझेगा। हाँ तो मैं एक दिन सोचा मैंने कि पूछा जाए कि मन को कैसे मारा जाए, क्योंकि मन तो मर ही नहीं रहा, शरीर मर रहा है लगातार, मन नहीं मर रहा है। तो ये जो चीजें चल रही हैं जी कि जो बिरहा का श्रोता है उसका भी शरीर मर रहा है जी, मन नहीं मर रहा है। और मन को ही ये लोग उभार रहे हैं, चेतना को नहीं उभार रहे हैं जी। शरीर का बोध चेतना का बोध पैदा करता है जी लेकिन मन तो बेलगाम है जी। तो कैसे मरेगा और कैसी चीजें होंगी। मेरा आशय यह है कि एक ऐसे दौर में जहां फुहड़ता ही बिरहा का मूल्य बच गया है जी, वैसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं? सर इसमें मेरा सीधा सीधा मानना है कि मैं बेशक पूरी तरह कांटों को साफ ना कर पाऊं, लेकिन इतना श्योर है कि मैं कांटों से 100% बच सकता हूं। और इसी मूल मंत्र पर आज मैं अपना कार्यक्रम करता हूं। और जितना भी मैंने आज तक कार्यक्रम किया है, चाहे वो कहीं भी रहा हो, दूर रहा हो, दिल्ली गाजियाबाद रहा हो, चाहे पास में आजमगढ़ गाजीपुर गोरखपुर रहा हो, आज भी ये सच्चाई है कि हमारे कार्यक्रम में अधिकतर जो मेरे कार्यक्रम होते हैं वो किसी या तो उच्च प्रशासनिक अधिकारी के घर होते हैं, जैसे अपने जौनपुर में कार्यक्रम था आदरणीय एसडीएम साहब के यहाँ, तो ऐसे से मतलब बहुत रहता है। तो उसमें बुद्धिजीवी वर्ग रहता है और कहीं अगर मान लीजिए सामान्य परिवार में भी हो रहा है तो मेरे कुछ गाने जब मैं गा रहा होता हूँ या मान लीजिए कुछ कर रहा हूँ तो लेडीजें एक कतार लगा करके आती हैं 10-5 ऐसे कर करके, तो मुझे उससे ये महसूस हो जाता है कि बिल्कुल मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो मैं मतलब जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि सर मेरा बिरहा गाने का मकसद अर्निंग वाला है ही नहीं, बिल्कुल मेरा मकसद इतना है कि जो इसकी मूल है, अब तो बेशक मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे जितना बेस्ट कर सकता हूँ तो मैं उसी को लेकर चलने की हमेशा प्रयास करता हूँ कि किसी भी प्रकार से मेरे गाने से और बजाने से वार्ता से कोई भी मतलब सांस्कृतिक प्रदूषण उत्पन्न न होने पाए। तो क्या आपको लगता है कि आप बाजार में टिक पाएंगे जैसे बाजार चल रहा है? मेरा तो मानना है सर कि लड़ाई हथियार से नहीं, लड़ाई तो हौसले से होनी चाहिए। तो मेरा हौसला है, मैं तो खुला एकदम बिंदास गाता। और जब मैं देखता हूँ कि कुछ अति हो रहा है या कुछ मुझे वैसा लगता भी है तो मैं विरोध खुलेआम सोशल मीडिया के मंचों से करता हूँ। काफ़ी इसके कई ऑलरेडी हैं भी हमारे इस पे, जो मुझे लगता है कि कोई बिरहा के लिए कुछ गलत कर रहा है, बिरहा के लिए कुछ गलत, तो मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और ये तो जारी रहेगा हमेशा। अब बाकी सर इसमें आ गई जो आजकल के कलाकार लोग हैं या कुछ पुराने लोग हैं, आपने कुछ नाम अभी, अब उसमें भी कुछ अन्य नाम हैं जो कि बिल्कुल मतलब बहुत बलगरिता की हद पार कर देते हैं। थोड़ा एक शब्द का एक बोल करके अब रुक जाएंगे, डैश डैश डैश, फिर उसको इस तरीके से। तो ये सब तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि मतलब जैसे पहले जोकर और भाड़ जी 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 इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते थे और इंटरनेट पर हमने देखा कि एक रंपत हरामी नाम के जी कानपुर के एक कलाकार थे जी, जो ऐन्द्रिक रूप से वो सारा कुछ मंच पर कर देते थे जो वर्ज्य है। और अभी के बिरहिए जो गा रहे हैं जी वे भी रंपत हरामी की ही पीढ़ी जी, ऐसा लग रहा है कि हैं जी। और वो अपना नाम अभी अलग अलग यादव, अलग अलग राज और फलाना ठिकाना अलग अलग लाल जरूर रख रहे हैं जी जी जी, लेकिन हो सकता है कि जनता में लोकप्रिय होने के लिए वो जल्दी ही अपना नाम हरामी रखें। हो सकता है तो ऐसा है जी जी। और रंपत हरामी अब शायद मर गए, बचे हैं, मर गए सर। तो अब उनकी कला भी मर गई जी। उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने 2-3 बेटियां हैं उनकी, वो सब अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन उनकी कला को कोई लोग देखते थे। मैंने पंजाब में रहने के दौरान गुरदास मान को कई बार सुना
और इससे पहले मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना था मैंने। जी। आशा सिंह मस्ताना हुआ करते थे, महान गायक थे। और अभी एक फिल्म बनी चमकीला, उसने भी यौन मुद्राओं को लेकर जो पंजाब में जो कुंठित मानसिकता थी उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा कैसेट बिका। अभी जो सम्राट और सुल्तान बिरहा में है जी, वो भी चमकीला और रंपत हरामी की ही कैटेगरी जी में अपने आप को सुल्तान बनाए हुए हैं, ऐसा लगता है। जी जी। उनका बिक रहा है, वो अपने आप को लग रहा है कि उनकी आत्मा की एक एक रेशे की कीमत अगर मिल सकती है तो उसको बेच कर लेना चाहते हैं। लेकिन बिरहा के लिए ये बिल्कुल सही स्थिति नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक कला के रूप में बिरहा की भूमिका अभी बनती है, दिखती है, अभी है, बहुत ज्यादा है। जब बेरोजगारी चरम पर है, जब सामाजिक अन्याय चरम पर है, जिस समाज से गायक निकलते हैं उसी समाज को अपने सम्मान और अधिकार के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़नी है जी। तब ये सारे लोग जिस तरह की हरामियत पर उतर गए हैं, उससे लगता है कि बिरहा की कोई भूमिका नहीं रह गई है। आप मुझे बताइए कि इन तमाम सारे हालात को देखते हुए आप अपनी भूमिका कोई देखते हैं? जी बिल्कुल सर। क्या देखते हैं सर? इसमें पॉइंट वाइज मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला तो कलाकार के मन में ये होना चाहिए कि मनी इज बिग थिंग बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है जी। तो उससे वो अपने आप को कंट्रोल में बांधे। कलाकार क्या कहते हैं कि एक तर्ज गा दिया, इनाम आ रहा है तो फिर 2 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, वो भी सारे अश्लील वाले। भाई सुनने वाले श्रोता हैं, श्रोता कोई मिजाज में है, कोई सादा है, तो जो मिजाज वाला है उसको तो कुछ समझना बुझना है, वो तो झूम ही जाएगा। आ रहा है कुछ, अब ये फिर उसी पर उतर रहे हैं। एक चीज हो गया। दूसरी चीज हो गई कि कलाकार के पास अगर शिक्षा है और वो शिक्षा का सही उपयोग कर पा ले रहा है, फर्जी जगह से डिग्री विग्री ले लिए तो वो शिक्षा तो उसके अंदर आई ही नहीं। अगर वो सही से ले लिया तो अगर उसके पास शिक्षा है तो वो बांधेगा। उसके मन में ये आएगा कि कैरेक्टर इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन, कि चरित्र ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। तब वो चीज़ों को समझेगा। कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं नहीं हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि सर कलाकार का एक आकार होना चाहिए। भाई एक समय ऐसा था कि लोग अपने बेटों का नाम रामदेव, बुल्लू, हीरा, जवाहर, पारस ये सब रखते थे। आज क्या है कि लोग बिरहा गायकों को फलनवा ढिकनवा नाम से बुलाते हैं, रे उसमें जरूर जोड़ते हैं, फलैया डकैया। तो आप अपनी इमेज बनाइए कि आपको उस तरीके से, परशुराम उस्ताद को तो कोई परशुरामा नहीं बुलाता है, या जितने भी बड़े हैं विश्वनाथ, दीपक उस्ताद, या जो भी उस ग्रेड वाले, उस लाइन वाले कलाकार हैं, मैंने अपने जीवन में कभी रेस नहीं। लेकिन जो भड़कम ज्यादा फैलाने वाले हैं, फलाना टाइटल वाले हैं जो, तो उनको मैं जहां भी सुनता हूं उनके मुंह पे उनकी तारीफ होती होगी, लेकिन पीछे तो मैं गलत चीजों से ही सुनता हूं। तो 2 चीजों को बचाइए। तीसरा, बिरहा आप ये गाइए कि अपने बिरहा से आप समाज को क्या संदेश दे सकते हैं, आप अपने बिरहा से कैसे समाज को कुछ दे रहे हैं, क्या योगदान कर रहा है आपका बिरहा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट, जैसे हम सर हर मंच पर मैं जो है, जो भी है बिरहा का एक रीति रिवाज, तो जब आता है पूर्वी छपरैया की बारी तो वहाँ मैं बोलता हूँ लोगों से कि भाई देखिए, रोटी चटनी खा लीजिए, रोटी अचार खा लीजिए, कपड़ा थोड़ा कम ब्रांड का पहनिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और मैं गाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बेटा बेटी पढ़ावा बीरना, बेटा बेटी पढ़ावा बीरना, शिक्षा बागहनवा, घर अंगनवा चहकीना, घर अंगनवा चहकीना, तखिली है दुनिया में सुमनवा, घर अंगनवा चहकीना। अब ये बोलकर मैं बल गया बिरहा पर। बिरहा तुरंत, बिरहा में सर अभी आपने पूरा दुनिया जग जाहिर है, कोटा में कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। जी जी। तो आखिर वजह क्या थी, उस पर सर हमने बिरहा बनाया। हमारे सुरेंद्र कवि जी ने बड़े शिद्दत से बेवड़ 22 चीज़ों को लिखा, और हमने उसमें एक कहानी को ले करके बताया लोगों को, भाई बच्चे की रुचि को पहचानिए और उसकी रुचि के हिसाब से उसको तालीम दीजिए। अपना जो आपके मन में था आप नहीं कर पाए वो मत थोपिए। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा जगत में परिवर्तन को मैं उस आर्थिक और सामाजिक प्रगति के हिसाब से और जातियों की परिस्थिति के हिसाब से, मैंने स्टेटस के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से देखता हूँ जी, कि जैसे जैसे एक नया मिडिल क्लास आया, वैसे वैसे एक प्राइवेट शिक्षा के संस्थान जो है मजबूत होते गए,
और वैसे वैसे ही जो गरीबों के संस्थान थे, स्कूल थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया, उनको बेचा जा रहा है। उनके अध्यापकों को इतने सारे खटकर्म करने के आदेश हो गए हैं जी जी कि शायद पढ़ाने के लिए उनके पास कोई समय नहीं मिलता होगा। जी। वो सरकार की योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में इस कदर मशरूफ हो गए हैं कि जी। वे शायद बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाना उनके लिए समय नहीं है। जी जी। और उसी तरीके से जो बड़े संस्थान थे उसको भी इस सरकार ने चौपट करने का पूरा प्रयास किया है। जेएनयू जैसे संस्थान में अपने गुंडों को भेजकर उन्होंने उसको तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ। जामिया को तो इन्होंने अपराध का अड्डा ही घोषित करने की कोशिश की थी। जामिया अभी जो रैंकिंग है शिक्षा संस्थानों की भारत में, उसमें दूसरे नंबर पर है। अंदरूनी हालात अगर मजबूत न होते तो ये लोग ध्वस्त कर देते। जहाँ के अंदरूनी हालात ध्वस्त हैं वहाँ ये लोग अपने कुचालों में वो हो रहे हैं। क्या बिरहियों को कभी ये समझ में आता है कि उनके समाजों को एम्पावर करने वाले जो संस्थान हैं जी, वो संस्थान लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, उसमें उनकी कोई भूमिका है बचाने की? बिल्कुल है। इनको आवाज उठानी चाहिए, उससे संबंधित कहानी को बिरहा बना करके उसके सामने रखिए, लोगों के सामने परोसिए और बताइए। जैसे ये हमारा जो लोकतंत्र है, आज तो मेरे ख्याल से जो वर्तमान का सिनारियो है, इस पे मुझे ऐसा लगता है कि इस पे धनतंत्र हावी है। इस हमारे लोकतंत्र पर जनतंत्र हावी है। अभी एक रिसेंट धनतंत्र जी, अभी एक रिसेंट मैंने बिरहा गाया है समाज को ही संदेश देने के लिए, और हमने सरकार पर हमारे कवि ने एकदम बिल्कुल सीधा प्रहार किया है जी। कि भाई लैंड जिहाद, लव जिहाद था ही, अब एक नए में लेबर जिहाद चल दिया। क्या आपने लैंड जिहाद और लव जिहाद को क्या अब किस रूप में रेखांकित करते हैं आप? ये भी सवाल है जी। मैं जैसे आमतौर पर जो बीजेपी का नैरेटिव ये है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो उनको वो कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद का जो केंद्र है, माने तालिबान, वह जो है उसने लड़कों को कहा कि हिंदू लड़कियों से शादी करो, फिर उनको बोटी बोटी काटो। और कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मुस्लिम अपराधी थे, पकड़े गए। तो ये मामला कानून व्यवस्था का था। और बीजेपी के तमाम सारे नेताओं की, अशोक सिंघल की बेटी, मुरली मनोहर जोशी की बेटी, लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी, इन्होंने भी मुसलमानों से शादियां की, लेकिन ये ऊंचे दर्जे वाले मुसलमान हैं जी, इसलिए इनकी बेटियां काटी नहीं गई जी। लेकिन दूसरे की बेटियां अगर प्रेम विवाह करें तो उनको काटने का भय दिखाकर जी ये लोग पूरा समाज का ताना बाना बदल देते वो कर रहे हैं। दोनों ही धर्म इस समय मानव जीवन के लिए खतरे के घंटे हो गए हैं, जी। हिंदू भी और इस्लाम भी। जी। इसलिए अगर आप इंसानियत की पाठशाला बनाना चाहते हैं, इंसानी मेयार को ऊंचा करना चाहते हैं, तो इन धर्मों को लात मारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये जो पूरा मामला है, लव जिहाद तो उनका यह सगुफा है। ठीक है। लैंड जिहाद में इन्होंने कहा कि जो वक्फ की जमीनें हैं जी, लेकिन ये मंदिरों की जो जमीनें हैं, जो तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ और तमाम सारे जो मंदिर हैं, जी जी, तिरुमला और सबरीमला और जगन्नाथ मंदिर, अयोध्या और मने मथुरा, इन तमाम सारे मंदिरों में जो नाथ द्वारा, ये मंदिरों के पास जो जमीनें हैं, ये किस लैंड जिहाद का संकेत करती हैं? ये भी तो लैंड जिहाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मने इस पे ब्राह्मणों का और सवर्णों का कब्जा है, सरकार के लोग उसमें मिली भगत है, उनकी खा रहे हैं, लेकिन किसी दलित को तो नहीं मिल रहा है वो। जी। दूसरी चीज, इन्होंने गांव में जो जमीनें हैं, आबादी की जमीनें हैं, उसको दूसरे गांव के लोगों को या सरकार को इस तरीके से देने की जो एक मुहिम छेड़ रखी है, ये भी लैंड जिहाद है। तो इसको गलत संदर्भ में कैसे गाएंगे आप? हाँ। और इसी तरीके से और कौन जिहाद बोला आपने? मैंने लेबर जिहाद। लेबर जिहाद। अब 80% मुस्लिम युवक जो है वो लेबरर हैं, वो छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चलाते। और 80% हिंदुओं को इन्होंने अभी कह रखा है कि तमाम सारे धार्मिक कृत्य करो, पढ़ने स्कूल मत जाओ, लेकिन सरस्वती माई का पूजा करो। ठीक है। अभी मैं कल एक कवि के गांव गया था, वहां
निषाद जाति के तमाम सारे लड़के थे जो डीजे बजा रहे थे और फूहड़ गाने बजा रहे थे जी। मैंने उनसे पूछा, बच्चा किस कॉलेज में हो? तो बोले मैंने 8वीं के बाद छोड़ दी पढ़ाई, लेकिन सरस्वती की पूजा कर रहे हैं जी। तो ये लेबरर जिहाद जो है, अगर आप उसको कहेंगे या वो कहेंगे आप अपनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। लेबर जिहाद में सर हमने एक पक्ष को पकड़ा है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि भाई जब लेबर जा रहा है किसी के माध्यम से तो लग गया नौकरी में, 1 साल उसके पास तनख्वाह आ रहा है, 2 साल भी लगभग लोगों मान लिया आता है, उसके बाद उसका पूरा कनेक्शन कट गया। वो न तो उसका पता चल रहा है न तो उसके तनख्वाह का पता चल रहा है, और जिसके माध्यम से लगा था वो भी बोल रहा है कि भाई वो तो मेरे यहाँ से काम छोड़ के चला गया। तो कहीं ना कहीं क्या ये मानव तस्करी का कहीं ना कहीं काम तो नहीं हो रहा है? और जैसे अभी झारखंड में देखा जाए तो करीब 40 से भी ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए हैं और सरकार से बार बार उसके परिवार के लोग गुहार लगा चुके हैं, लगाकर थक गए और अभी तक कोई सलूशन नहीं मिला। तो सरकार कहाँ है, सरकार का क्या काम है? अब देखिए, जितने श्रम कानून थे भारत में जी, उन सारे श्रम कानूनों को सरकार ने धीरे धीरे रिमूव कर दिया है। हड़ताल करने का भी अधिकार नहीं है जी। आप बनारस शहर में अगर सवेरे सवेरे घूम जाइए तो 50 ऐसी जगहें मिलेंगी जहां लोग मंडी, मजदूर की मंडी है और वहां काम के लिए आते हैं। कभी काम मिलता है, कभी निराश होकर जाते हैं, कभी महीनों काम नहीं मिलता, कभी कुछ महीने मिल जाता है, कुछ दिन मिल जाता है। ये आलम है बेरोजगारी का, ये आलम है। ठीक है। और भी तमाम सारी चीजें हैं जी। ये मानव तस्करी की तो बात आप कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपको पता ही है कि गजा पट्टी को इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इजराइल के मजदूरों ने उन इलाकों में काम करने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अपनी जान को जोखिम में डाल के। भारत से उन्होंने मजदूर मंगाए और यहाँ कहा गया कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे महीने में, जाओ अपनी जान गंवाओ वहां पर। और ये प्रचार कर रहे हैं। एक मंत्री महोदय तो आए थे तो ऐसा दावा कर रहे थे कि अभी 10,000 गए हैं, अभी 1 लाख में भेजूंगा। अपने घर के बच्चों को क्यों नहीं भेजते भाई? जी बिल्कुल, अपने घर के बच्चों को क्यों नहीं भेजते? यही तो हमारे देश की तो ये जो पूरा मामला है कि ये सरकार तो लगातार झूठ बोलने के लिए बदनाम है। लगातार वो झूठ पर चल रही है, लेकिन बिरहिया कहाँ है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, बिरहिया को इसमें आगे अब यही तो है सर। बिरहिया क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि कब किसी जगह कोई अनहोनी बड़ी हो, कोई पुल गिर जाए, 10-20 लोग मर जाए, भगदड़ हो जाए, 50 लोग मर जाए, वो सिर्फ एक कहानी को बलात्कार हो गया, वो चीज़ों को कह करके और बढ़ा देते हैं। वो मेन पॉइंट को नहीं पकड़ते हैं कि मतलब उसमें सरकार की कमी क्या थी, लूप होल्स क्या थे। इन चीज़ों को बताना या लोगों को अवेयर करना कि क्यों ऐसे झाल में पड़े हो, क्या मतलब वो गंगा जी यहाँ तुम्हारे पास नहीं है, यहाँ तुम नहीं नहा सकते हो, और कभी मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा क्या नहीं है ऐसा? या देखिए, नदियाँ सारी पवित्र हैं, प्रकृति की बिल्कुल पैदाइश हैं और सारी नदियाँ हमारी माएँ हैं क्योंकि उनके पानी से सिंचाई होती है, अनाज उनसे मिलता है। सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पैदा हुई, गंगा के किनारे ही सारी सभ्यताएं नहीं बनी। जी। माना जाता है कि 5 लाख वर्ष पहले, 5 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के इथियोपिया में पहली जो महिला जिसके वंशज आगे चल के होमोसेपियंस बने यानी हम लोग बने, वो हैं। और वहां से चले नदियों के किनारे किनारे चले। सारे ग्रंथों में, सारे उपन्यासों में, सारी कविताओं में अधिकांश जो वर्णन है वो नदियों का वर्णन आपको मिलेगा। जी। सारे बड़े शहर दुनिया के नदियों के किनारे हैं। जी। तो कौन सी नदी पवित्र है और कौन सी अपवित्र है, ये कौन कह सकता है? किसकी हैसियत है कि वो किसी नदी को अपवित्र कह सकता है? जी। अगर गंगा इतनी पवित्र है तो गंगा में गिरने वाले नालों को पवित्र कहने वाले ढोंगियों ने क्यों नहीं बंद किया? बिल्कुल, वो जहां पवित्रता का ग्रंथ पढ़ाते हैं लोगों को, जी, उसके बगल में सारे शहर का सीवर वहां बह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो नहीं रोक पा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए जी कि गंगा का क्या मतलब है? गंगा भी एक नदी है, चंबल भी एक नदी है। बिल्कुल। और गंगा की घाटी इस तरीके से प्रकृति ने प्लान किया है
कि उत्तर और दक्षिण, जो गंगा के उत्तर और दक्षिण वाली नदियां हैं वो सब आके गंगा में गिरती हैं, इसलिए गंगा सदाबहार नदी बनी रहती है। जी जी। और जब वो उत्तरांचल से चलती है उत्तराखंड से, तो बीच बीच में आप देखिए कानपुर सबसे ज्यादा भयानक स्थिति है उसके लिए। अभी तो नहीं, जब मैं वहाँ होल टाइमर था तो वहाँ एक शुक्लागंज का पुल है और उस पुल के नीचे दर्जन भर मुर्दे, आधे जले आधे कुत्तों के खाए, वो सब पड़े रहते थे। डर लगता था देखने का। और ये आज का नहीं, मैंने लोगों से जब पता किया तो उन्हें पता नहीं कब से है ये। जी जी। हालत ये है। और वहाँ सरसैया घाट, चाहे और भी बिठूर की तरफ या जाजमऊ की तरफ जो टेनरी वनरी का धंधा जहाँ चलता है, वो सब अपशिष्ट बह रहा है। इन ढोंगियों ने कभी क्यों नहीं कहा कि ये सब बंद होना चाहिए, एक सीवर प्लांट लगना चाहिए, ये पानी नहीं गिरना चाहिए? तो क्या गंगा, क्या गंगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहाँ है बिरहा? ये सर बिरहियों का इसमें रोल होना चाहिए कि जो सच्चाई है उससे जमाने को अवगत कराओ। मतलब जो नीचे जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, चलिए उनका 1% छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो बिरहा कौन सुनता है? नीचे के लोग सुनते हैं। तो इनको अब ये होती है कि हम जिस तरीके से चीज़ों को बताएंगे वो उसी तरीके का अनुसरण करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपने गीत संगीत के माध्यम से चीज़ों को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, जागरूकता देनी चाहिए। तो मैं तो अपने गीत के माध्यम से जो भी होता है हर मैटर पर पूरा प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश भी यही रहती है, मैं तो गिनाने के लिए नहीं, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है कि इन कलाकार के साथ मेरा गाना, ज़्यादातर मैं प्रयास करता हूँ सीनियर कलाकारों के साथ गाने के लिए। मोहन उस्ताद हुए, बहुत कार्यक्रम उनके साथ गए, ऐसे ऐसे करके बहुत मतलब क्योंकि मैं कुछ सीख सकूँ और वहाँ मैं भी अपनी बात को अच्छे से अब मेरे साथ अगर एक नाचने वाले को रख देंगे तो या तो उसको बंद करना पड़ेगा या तो मुझे ढलना पड़ेगा उसके साथ, लेकिन मैं तो ढल सकता नहीं हूँ। तो फिर या तो जनता को वहाँ मजा ना आए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने गायक हैं, पढ़े लिखे लगभग सब हैं, इस नई पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ, और सब लोग लगभग मेरे ही लेवल के हैं। कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग बराबर हैं, कुछ लोग 1-2 साल ऊपर नीचे हैं। तो हमें ये जन चेतना का काम हमें करना पड़ेगा। हमें अपने गीतों के माध्यम से, चाहे हम आकाशवाणी से गा रहे हों, चाहे हम दूरदर्शन से गा रहे हों, क्योंकि वहाँ उनकी नीतियाँ होती कि आप सरकार के गुणगान को गाइए, लेकिन आप गुणगान को मत गाइए, आप वहाँ पर सच्चाई को बताइए। आकाशवाणी में हमसे कहा गया किसानी गीत गाइए, तो मैंने कहा मैं गाऊंगा। बोले कि विकास के ऊपर, हमने कहा नहीं, मैं किसान के दर्द को बयान करूंगा। तो मैंने गाना गाया उसमें कि यही माटी धुरिया में हमरो परान बा, हई हम किसान, हमर देशवा महान बा, खेत खरिहानी के मानीला मंदिर, कठिन परिश्रम ही बा मोर मंजिल। मैंने इसमें बताने की कोशिश किया कि भाई किसान जो है वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं उसमें वो दुखी रहता है। लास्ट में उस गाने में मैंने ये दे दिया वहाँ पर कि वो खुशहाल नहीं है पूरी तरीके से। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसको ऐसी सब्सिडी, ऐसी चीजें मुहैया कराएं कि वो भी फले फूले। जैसे किसान आंदोलन यहाँ साल भर के लगभग चला दिल्ली में। जी जी। और किसानों को ध्वस्त करने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए सरकार जितना कुछ कर सकती थी वो सब कुछ किया। जी। बिरहा कहाँ था इसमें? जी, कहीं था? नहीं, इसमें बिरहा कुछ बिरले कलाकार हैं, जैसे परशुराम उस्ताद ने एक किसान के ऊपर बड़ा बढ़िया। नहीं, लेकिन जब किसान आंदोलन, नहीं, इसमें कोई नहीं था। तो फिर बताइए, उन बिरहियों को डूब मरना नहीं चाहिए जो किसानों के घर से आते हैं। बिल्कुल, कि उनके भाई, उनके पिता, उनके रिश्तेदार किसान जो है, जी वो सताए जा रहे हैं, मर रहे हैं, और एक को गाना नहीं गाए ससुरे। जी बिल्कुल। इसमें सर मैं तो यही, किसी की बुराई तो नहीं भाई, स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, लेकिन इसमें मैं यही चाहता हूँ कि नहीं, बुराई नहीं, कुछ आलोचना करिए। आलोचना कर रहा हूँ, मैं आलोचना कर रहा हूँ कि कुछ कलाकार वो अपनी उपलब्धि को ही, मतलब बिरहा से अपना घर बना लेना, अपना नाम शोहरत पा लेना, यही उपलब्धि समझते हैं। लेकिन जो उसका मूल मंत्र है कि हमने समाज के लिए कितना काम किया, समाज कितना जगह हमारे गाने से, या सरकार की जो नीतियां हमारे खिलाफ थी या जिससे हमारा नुकसान था, किसानों का, मजदूरों का, जिसका भी, उस पर हमने कितना प्रकाश डाला, हमारा मेन ध्येय तो ये होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत कलाकार जो है वो फेल हैं। कुछ ही लोग हैं जो इस पे प्रकाश डालते रहते हैं, डालने का प्रयास करते हैं। रामदेव जी अपने कई बिरहों में, जी, जब भीष्म का नाम आता है और दूसरी जगह लड़ने की बात आती है, जी,
तो वो हिजड़ा भड़ुआ की बात करते हैं। हाँ, तो क्या ये सारे चेतना से हिजड़े और भड़ुए बिरहिए नहीं हैं? बिल्कुल कहा ही जाएगा। जब भाई आप देश के लिए, अपने जनता के लिए, अपने दबे कुचलों पिछड़ों के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप मंच पे तो ये भी नहीं बता रहे हो कि बच्चों को पढ़ाओ, कम से तुम नहीं पढ़ पाए तो उसको पढ़ाओ, थोड़ा कम पहन लो। आप तो वहाँ उकसाते हो उनको कि तुम उल्टा सीधा काम करो, 2 रुपया हमको दो। तो ये गलत है। आप थोड़ा सा अपना स्तर देखो। भाई बिरहा ने आपको सब कुछ दे दिया, आप कहते हो हमको बिरहा ने दिया, बिरहा ने हमको वो दिया। एक ठो माने समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है जी, और वो भाजपा से भी पैसा लेके उसके लिए कुछ ना कुछ पंटिंग करता रहा। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं सर। और मेरा तो स्पष्ट रहता है सर, मैं जहां भी गाता हूँ। और मुझे लगता है सपा ने जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में बिरहियों को रखा है जी, सब दिमाग से पैदल हैं। जी, जो हमारे नए पैटर्न के कलाकार आ रहे हैं, हम कहते हैं कि हम वही गाएंगे जो हमें पसंद है, हम वही करेंगे जो हमें पसंद है। आज तक सर हमने ना तो किसी कलाकार के पीछे बैठ करके टेरी कहा, ना तो उसका झोला ढोया, ना तो किसी की चापलूसी कहा, चाहे वो अपने को कुछ भी कह दे कि हम ये हैं, वो है, हम वो हैं। बिरहा ने आपको सब कुछ दिया, ये मैं आपकी इस बात से समझता हूँ। आप बिरहा को क्या दे रहे हैं? आप बिरहा को थोड़ा जन चेतना दीजिए, जागरूकता दीजिए, कुछ अपने गीत संगीत के माध्यम से, चूंकि उनका मनोरंजन भी होता रहे और आप अच्छी बातें, जो बात आप चाहते हैं, क्योंकि आप लड़के लोकतंत्र से, सरकार से कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी बातों से जब जनता तक लोग चीज़ों को, सही चीज़ों को पहुंचाएंगे, जब जनता जागरूक होगी तभी परिवर्तन होगा, जो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो इसके लिए हर कलाकार से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि अपने जो बिरहा का पहले तो ढांचा मत बदलिए। इसमें आपको ये भोजपुरी की दुनिया भर की फर्जी गीतें गाने की क्या जरूरत है? हम लोग गाना नहीं गाते हैं, किससे 19 गाना हम लोग का होता है। हम लोग के गाने में लाखों की भीड़ नहीं होती। हमने झंडा पर बिरहा नहीं गाया भाई, हम भी तो गाते हैं। बड़े बड़े अभी संत कबीरनगर में बिरहा था, एक बाबूलाल प्रबंधक यादव जी हैं, उनके करीब 15 विद्यालय हैं, उसमें कम से 10 IAS PCS रैंक के अधिकारी लोग बैठे थे, और हम और पंडित परशुराम उस्ताद रात भर बिरहा गाए, लोग रात भर बिरहा सुने। तो कहने का मतलब कि बिरहा गाइए, आप उससे तर्क साबित करिए, उससे कुछ अच्छी ज्ञान दीजिए, पाखंड में मत फंसाइए उनको सही दिशा दीजिए उनको, क्योंकि वो आप पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। कलाकार समाज का दर्पण होता है एक तरीके से, और आप उसके सही चेहरे को उसमें दिखाइए कि भैया ये गलत है, ये सही करो, अपने बच्चों के लिए ये करो, तब जाकर के आप कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज में। वरना आप कुछ भी कर लीजिए, कितना अपने आप को खुद विकसित कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, यही रीजन है। अधिकतर बिरहियों में आप देखेंगे तो वो नाम तो बहुत पा गए, लेकिन अगर उनका बुनियाद देखेंगे तो उनके बच्चे, अगर शिक्षा की बात करेंगे तो जैसा होना चाहिए नहीं है, बहुत लोगों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद समाज को नहीं चेताया उस चीज़ को। अब ऐसे हालात में आप आ गए हैं, ये 21वीं सदी है, 25 साल बीत गए, बने 1/4 21वीं सदी भी बीत गई। अभी हालत इस देश की ये है, अभी फोर्ब्स की वो आई थी लिस्ट जी, उसमें 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश का नाम जो है जब आया तो उस भारत का नाम नहीं था। यह उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि हम इतने ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे, और वो कहीं नहीं है। जो कहते हैं वो विश्व गुरु हम बना देंगे, और वो कहीं नहीं है। फोर्ब्स जैसी पत्रिका जो पूरे देश, दुनिया के देशों को रैंक करती है, वो इनको नहीं कहीं रखती है, ये है कहीं नहीं। अभी पिछले वर्ष एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में क्या बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति है। मैन्युफैक्चरिंग नील बटा सन्नाटा है, खरीदारी भी नहीं है। बड़े बड़े मॉल बने हैं तमाम सारे छोटे बड़े शहरों में। उन मॉल्स में अब यह है कि दुकानें बंद तो गई हैं, लोग जा रहे हैं क्योंकि एक मिडिल क्लास है जिसके पास थोड़ा पैसा है, लेकिन आम खरीदार नहीं जा रहा है जी। वो तमाम सारी योजनाएं चला रहे हैं कि हमारा चले। पूंजीवाद, अब भारत का पूंजीवाद औंधे मुंह गिर पड़ेगा। अभी वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए कमाने पर भी टैक्स से छूट दे दिया, और दूसरे रास्ते से उसको वसूलने का भी उन्होंने वो बंदोबस्त कर दिया है जी। अब मुझे बताइए, जिस देश में प्रधानमंत्री के कथनानुसार 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर गुजर करने लगे हों जी, वोट पड़ने से पहले 1 महीने पहले से योजनाओं का ये कि 1800 रुपये महीने मिलेगा,
1500 रुपए महीने मिलेगा, लाडली बहना, तारी बंधन, ये तमाम सारी चीजें। जी जी माने हर चीज को वोट के खरीदने की बस वो जो टूल में तब्दील करना, जी, उसमें बिरहा की कुछ भूमिका बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, बिल्कुल बनती है सर। बिरहा ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को समाज तक, मतलब उसकी धारा प्रभावित कर सकते हैं। हम अपनी बोल को जो हम मतलब लड़ करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस बात को हम जनता तक प्रसारित करें, सही तरीके में उनको दिखाएं, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र है भाई, वो बदलाव जो हम जैसा चाहते हो तो हमारे हाथ में है ना। संविधान प्रधान देश है, तो कैसे अब उसका सही उपयोग होगा? तो इसमें कलाकारों का रोल होना चाहिए। सुनील भाई, एक चीज मुझे बताइए। जी सर। बिरहा का एक पक्ष यह भी है, इसी बनारस में जी जहां वेद और मनुवाद जी बिरहा की केंद्रीय चेतना बनकर रह गया, जी, वहीं लबेद और तर्कवादिता भी वहीं से शुरू हुई, नसुड़ी यादव से शुरू हुई। जी कबीर यहाँ थे, महान संत थे, महान विचारक थे, जी महान योद्धा थे। जी रैदास यहाँ महान योद्धा थे, जी जी कवि थे, विचारक थे। जी लेकिन बिरहिया लोग उनकी विचारधारा को जी वो नहीं करते हैं। वो तुलसी को गाते हैं, अपने ही खिलाफ वो हाँ गाना गाते हैं। जी जी। तो बताइए चेतना का लेवल क्या होगा? चेतना का लेवल इससे तो अपना ही नुकसान है ना भाई। हम जो जितने भी दबे कुचले पिछड़े हैं, इनको हमें ऊपर उठाना है। तो जब हम सही ज्ञान ही नहीं देंगे उनको, तो और अंधकार में चले जाएंगे भाई। हम कह रहे हैं जो बिरहा का प्रारूप है, जो पूर्वज लोग गाते आ रहे हैं, उसी पैटर्न को आप गाइए। लेकिन उसमें अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप पाखंड फैलाने वाले गीत गाएं। आप वहाँ कबीरदास जी की भी भजन गाकर काम कर चला सकते हैं। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे, जमुना में बरसे। तो आप ऐसे, तो आप क्या गाते हैं इसको? गाता हूँ सर, बिल्कुल गाता हूँ मैं तो। शुरुआत बहुत अच्छी बात है। जी। मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पूर्वजों की एक परंपरा है जी, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, सावित्री माई फुले, फातिमा शेख जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, पेरियार और गाडगे बाबा, ललई सिंह यादव जी, और ये आपके रामस्वरूप वर्मा और क्या बोलते हैं, ये तमाम सारे लोग जी जी जो है, जगदेव प्रसाद जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये तमाम सारे लोग हैं जो इन्होंने इस समाज को जगाने का काम किया, भागीदारी के सवाल को मजबूत किया जी, और बहुत बड़ी कतार है। वो क्यों नहीं आप लोगों के बिरहा में आ पाए? बिरहा में इसमें क्या है सर, अब वही वाली बात आ गई फिर से कि वन पीपल कैन नॉट चेंज द होल रिजल्ट। लेकिन फिर भी भाई हम आ गए। ऐसे ही और भी जो नए पीढ़ी के लोग हैं, हम कह रहे ठीक है गाइए, सब गाइए, बीरस गाइए, फौजी का बिरहा गाइए, सबका बिरहा गाइए, लेकिन वहाँ पे जो गलत है उसको भी बताते रहिए। उसमें क्या सही हो सकता है, सलाह है तो वो भी देते रहिए बिरहा के माध्यम से। लेकिन आप केवल अगर चापलूसी वाली गीत गाएंगे, ठीक है, कि कौन सी गीत गा दे कि इनाम ज़्यादा मिल जाएगा, फला पार्टी के लोग हैं तो उस पार्टी का गाना गाऊंगा तो ही ना मिलेगा, तर्ज धुन गाऊंगा तो ही मिलेगा, नाचूंगा या मंच से कुछ वैसे चीज़ें हरकतें करूंगा तभी लोगों को बांध पाऊंगा, तो ये गलत है। बिरहा पे बात, ये रिसर्च करिए ना कि पहले के लोग कैसे बांटते थे लोगों को। मेरे पिताजी विश्वनाथ उस्ताद के बड़े फैन थे, दीपक उस्ताद के बड़े फैन थे, ये जितने पुराने रामदेव बुल्लू उस्ताद, हीरा, जितने भी बड़े भाई, मैं तो बच्चा था, हमें कैसे सब जानकारी हुई, हम पिताजी से सुनते थे, उन लोगों पे मैं रिसर्च करता हूँ, उनकी गीतें सुनता हूँ, मुझे खुद मजा आता है कि नहीं यार बिल्कुल ये तो आइडल है हमारे, इन्हीं के प्रचिन्ह में चलना चाहिए। तो वैसे पहले ये जो नए कलाकार घुस रहे हैं बिरहा में, सबसे पहले बिरहा की परिभाषा को समझें कि बिरहा है क्या। बिरहा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बिरहा एक वो प्लेटफार्म आपको दे रहा है जिसके माध्यम से जो बड़े बड़े नेता लोग अपनी बातों को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो तो गलत भेजेंगे, अपने लालच में, अपने सत्ता के लालच में गुमराह करेंगे। आप सही चीज़ भेज सकते हैं, सही चीज़ों को आपको यूट्यूब मिला है, आपको प्लेटफॉर्म मिला है, तो हर मंच से कुछ अच्छी बातें करिए कि समाज को एक नया आयाम और एक नया आकार मिले और स्वच्छ समाज की स्थापना हो। और जो हमसे नीचे के लोग हैं, आप ऊपर वालों के अत्याचार को और नीचे वालों के दमन को दोनों को देखिए, और इसमें एक सामंजस्यता, एक बराबरी का हिस्सा स्थापित करिए, ये पलड़ा बैलेंस करिए आप। और बिरहा एक माध्यम है जिसे आप कर सकते हैं। इसमें जितना आप उल्टा सीधा गाते हैं उससे मजा नहीं, उसमें मजा नहीं है। एक दिन जब आप घुस जाएंगे इसमें तो आपको बड़ा आनंद, एक सुकून मिलेगा, आप बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। और अभी
कल राजकुमार यादव जो कि आजमगढ़ के गायक हैं और जी। बहुत ही माने तर्कवादी गायक हैं, जी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बनारस के लोग मारे डर के हमको बुलाते ही नहीं, बिरहा नहीं करने देते। तो बताइए, इस तरीके से मनुवाद हावी हो गया है जी कि वे अपने ही परिवार के एक सदस्य को यहाँ नहीं आने देते। जी हमने कहा आपको मैं बुलाऊंगा, हाँ और भी गायक हैं जी। उनके साथ आपका कार्यक्रम जी कराऊंगा जी और सुनने वाले आपको सुनेंगे। जी। हमसे बिरहा के वरिष्ठ कवि स्वर्गीय नरेश कवि तिरगांव वाले बालचरण जी, उस्ताद जी, के गांव जी, वाले जी। कहा करते थे कि सुनील बचवा हीरा भले गोबर के अंदर रही लेकिन ओकर चमक हीरे वाली रही। तो आप अपनी क्वालिटी को छोड़िए मत। आज नहीं लोग बुला रहे हैं, लेकिन अब नसरुल उस्ताद, जहाँ ये बिरहा का इतिहास है कि जितना भीड़ उनके बिरहा में इकट्ठा हुई वो आज तक कोई उतना इकट्ठा नहीं कर पाया। जी जी। भाई चीजें आप अनाप शनाप मत कहिए, कहिए तर्क संगत कहिए चीजों को, कि उसका आप बताइए चीजों को भाई कि हाँ ये ऐसे है वैसे है, तो ठीक है। तो सुनील भाई जी अब आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि इतने सारे सवाल आपसे किए गए, आपने उनसे उनका जवाब देने का प्रयास किया, आपने इशारा उनकी तरफ भी किया जो नहीं गा रहे हैं, जी लेकिन आप गा रहे हैं जी और आपके सामने एक ऐसे अलक्षित और उपेक्षित समाज की व्याख्या है जो मांग रहा है कि उसका कोई गायक आए और उसकी आवाज बने। जी जी। तो आप भविष्य में क्या गाएंगे, कैसे अपने समाज की सेवा करेंगे आप? मैं तो सर, मेरा कारवां चल ही रहा है डे वन से ही, लेकिन अब और जैसे जैसे मैं और मजबूत होता अपने को देख रहा हूँ वैसे अपनी सहभागिता और बढ़ा दूंगा कि भाई कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसको हम अपने बिरहा के माध्यम से उस बात को छेड़ें तुरंत, और कैसे हमारा समाज और ग्रोथ कर सकता है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ लिख करके और आगे जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा सर कि हमें दिखा, मैं इतना पढ़ाई, इतना नौकरी करने के बाद, इतने सब कुछ में रहने के बाद, क्योंकि मैं तो बिरहा के गायक होने के साथ साथ प्रोफेसर होने के साथ साथ मेरा कम्युनिकेशन छोटे में भी बड़े में भी है, तो मैंने देखा और वहाँ पाया कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो उस जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, बिरहा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम बिरहा के माध्यम से चीज़ों को बताएं, लोगों को समझाएं, जो नीचे के लोग, जो हमारे नीचे वाले नहीं समझ भी पाते हैं तो उनको हम समझाएं कि भाई ये नशा वशा या जो भी चीज़ें हैं, जो ये खराब चीज़ें हैं उनको छोड़ो, जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें ध्यान लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ और अपना इस तरीके से करो। और सरकार या जो भी है जो गलत कर रहे हैं उनको अभी हम खरी आलोचना करें, उनको टोके भाई कि ये क्या है। अगर बिरैया आप अपनी औकात नहीं बनाएंगे गा कर जी, तो वो मरेंगे लात खाकर। ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपने समय निकाला आए और आपने बातचीत अपनी रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप अपनी भूमिका को समझेंगे, उसको व्यापक बनाएंगे और जनता की आवाज बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी जी, नमस्ते सर, प्रणाम। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे और जमुना में बरसे, गंगा में बरसे और जमुना में बरसे, गंगा में बरसे और जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, साधु संत जन निस दिन भीगे, साधु संत जन निस दिन भीगे, निगुरा बूंद को तरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, पांच सखी मिल तपई रसोई, सुरत सुहागन परसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरल शब्द को परखे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, पढ़ा बबुआ मन से,
पढ़ा बबुआ मन से, पढ़ई ऐसे शान बा, पढ़ा बबुआ मन से। आधुनिक खेती भइल, आधुनिक खेती भइल, नयन पढ़ किसान बा, पढ़ा बबुआ मन से, पढ़ई ऐसे शान बा, पढ़ा बबुआ मन से। आधुनिक खेती भइल, कंप्यूटर का युग हो, पढ़ लिखे में तनिको करबाज चूक हो, रुपया निकल जाई ऑनलाइन फ्रॉड बा, पढ़ा बबुआ मन से, पढ़ई ऐसे शान बा, पढ़ा बबुआ मन से। गोलिया सन क चाहे गोलवा पनिया, बरसया पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा। गोलिया सन क चाहे गोलवा पनिया, बरसया पथरवा पहरू पहरा पर खड़ा। देशवा कै रखवार पहरुआ, पिता नयन कै ज्योति। देशवा कै रखवार पहरुआ, पिता नयन कै ज्योति। भैया क दहिनी बहिया, बहिनी अचरा कै मोती। तरुड़ी मंगिया कैसे नुरवा, माई बाबू कै दुलरवा, पहरू पहरा पर खड़ा। रस कै करत प्रसार जगत में, आवे जब सवनवा। रस कै करत प्रसार जगत में, आवे जब सवनवा। कबो न गर्दन फेर के देखे, घर के ओर जवनवा। धूमिल भैली हो मेहंदिया, बही बही जाला हो कजरवा, पहरू पहरा पर खड़ा। गोलिया सन कै चाहे गोलवा पनिया, पर से या पथरवा, पहरू पहरा पर खड़ा।